खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। हर्षद पटवर्धन जुड़े हैं, ग्रीक कैपिटल के CIO। हर्षद, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वेलकम टू ET नाउ स्वदेश। अब जैसे मैंने कहा कि ट्रिगर्स मल्टीपल हैं, बजट आने वाला है, महंगाई की कंसर्न्स हैं, ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी मिक्स्ड हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने हुए हैं और साथ ही क्रूड बार बार हमें एक रेड वार्निंग साइन भी दे रहा है। ऐसे में इस समय आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? शुरुआत में धन्यवाद मुझे आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। So yes, there are more challenges in the market today, and I would say that although we are continue to be very positive on the markets from a medium to long term perspective, market next few quarters थोड़ा challenging रहने की संभावना है. The reasons clearly, as you hinted, global backdrop जो काफी फेवरेबल था लास्ट 20 महीने में पैंडेमिक के बाद, जो गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और सेंट्रल बैंक्स ने जो एक्शन लिया था उसके वजह से देयर वर ह्यूज टेलविंड्स फॉर द मार्केट. सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड अनवाइंडिंग. आपने क्रूड की भी बात की, so even that is a cause for concern. I don't think it is a big negative for India because India macro economic health right now is much better than what it used to be in 2013. बहुत लोगों को 2013 की याद आती है, ये टाइम पे कि अनवाइंडिंग ऑफ मॉनेटरी स्टिमुलस चालू हुआ था. मेरे ख्याल से अपना इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छा है, अभी वो चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मार्केट डेफिनेटली लास्ट 20 महीने से ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा. स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा भर देना चाहिए और हमारा फोकस हमेशा स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट इज निफ्टी और सेंसेक्स गोइंग टू डू. पटवर्धन साहब, ये बताइए कि आप जो पोर्टफोलियोज रन कर रहे हैं अभी आप उनके अर्निंग्स का क्या हाल है 12 मंथ 24 मंथ फार आउट? देखिए, शेयर प्राइसेस तो फंडामेंटल्स के आगे कभी पीछे, बहुत ही कम शेयर मार्केट एग्जैक्टली अर्निंग्स के टैंडम में चलता है. लेकिन आपके अर्निंग्स कितने हेल्दी हैं? आपने रिव्यू किया होगा अपने पोर्टफोलियोज को रेगुलरली. आपने बढ़ाए हैं लेटली अर्निंग्स, होल्ड किए हैं या ट्रिम किए हैं? और एक ब्लेंडेड अर्निंग आपके पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है 12 to 24 मंथ फार आउट? So, I will not be able to go into specifics, but broadly speaking, if you look at our portfolios, we are, fairly overweight on IT services as well as, other IT businesses. और आपने देखा है कि IT businesses में बहुत strong momentum है, business momentum बहुत बढ़िया है. छोटे कंपनी में और बड़े कंपनी के रिजल्ट्स में भी वो दिख रहा है. We are relatively underweight on sectors like financials and oil and gas. So overall, we are quite positive as far as our portfolio is concerned. If you look at overall broader picture for the markets, clearly this year is going to be very good compared to last year. And if you look at this quarter, the expectation I think is about mid-20s kind of earnings growth. तो उसमें जो 2-3 क्वार्टर पहले होता था कि कांस्टेंट अपग्रेड जो होते थे ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, ये बार मेरे ख्याल से थोड़ा मिक्स पिक्चर रहेगा. कई सेक्टर्स में आपको डाउनग्रेड भी दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल बेसिस आई थिंक वी शुड बी ऑल राइट. mid-30s काइंड ऑफ ग्रोथ इन FY22 एंड मे बी अबाउट हाई टीन ग्रोथ इन FY23. राइट. साथ ही अर्शद, मॉर्निंग, दिस इज प्रियंका. क्योंकि हम बात करते हैं, जब कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 22 जो है ये साल जो है वो वैल्यू थीम्स पर चलेगा, तो वैल्यूज कहाँ किन किन थीम्स और सेक्टर्स पर ढूंढी जा सकती है? इसी सीरीज से मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स की एक ईज है, मोबाइल फ़ोन, चीप मोबाइल डेटा, स्मार्ट मोबाइल्स अब लोगों के पास है, और बाय नाउ पे लेटर BNPL ये ऑलरेडी एक राइप कॉन्सेप्ट है अब इंडिया में. आपको लगता है इस सेक्टर से एक बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स भी कल हमने देखे, आपको लगता है कि इस स्पेस से इस साल में फिर से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन जिस तरह से है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अभी बढ़ गई है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम इस स्पेस से भी शायद 22 इस साल में भी वैल्यू क्रिएशन और पॉसिबल है? इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
थैंक यू प्रियंका। सो ये एक्चुअली काफी एक्साइटिंग स्पेस है ओवरऑल, आई वुड से फिनटेक। और ये सिर्फ इंडिया में भी नहीं, बाकी दुनिया में सब जगह पे आपने देखा होगा काफी डिबेट हो रहा है कि हाउ विल द ट्रेडिशनल बैंक्स कोप विद दिस ऑनस्लॉट ऑफ फिनटेक एक्सेट्रा। सो हम भी ये पर्टिकुलर सेक्टर में काफी दिलचस्पी से देख रहे हैं क्या क्या होगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि 2-3 साल के बाद सिचुएशन क्या होने वाला है, क्योंकि जो इनकम्बेंट्स है they will also try to defend their turf. Many of them are taking very aggressive steps in investing in technology themselves. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है फॉर द ऑब्जर्वर्स, फॉर द एनालिस्ट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्रेडिशनल बैंक्स के बारे में उसके वजह से हमको काफी पेसिमिस्टिक होना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो टेकिंग very proactive action. All I can say is that the digital infrastructure that the government has created over the course of last few years, उसके वजह से काफी एक्सपेरिमेंटेशन होगा 2021 में, और उसके पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत जोर शोर से एंटरप्रेन्योरशिप उभर के आई है ये सेक्टर में। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेक्टर। सो वी आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट किस तरह के आईपीओ आ जाएंगे, उसका बिजनेस मॉडल एनालाइज करके कहाँ कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी है कोई भी कुछ भी कंक्लूड करने का, लेकिन बहुत एक्साइटिंग स्पेस तो जरूर रहेगा। जी हर्षद, आपने जो पिछला सवाल था उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां पर डाउनग्रेड भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे आई मीन विच आर द फर्स्ट सेक्टर्स विच कम्स टू योर माइंड जहां पर आपको लगता है कि मे बी वैल्यूएशंस थोड़ी आगे चली गई हैं अर्निंग्स की तुलना में और डाउनग्रेड की संभावना है? तो मैं नहीं कहूँगा कि वैल्यूएशंस नेसेसरी ये सेक्टर्स में आगे चली गई है, लेकिन आप अभी सेक्टोरल देखते हो तो सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, ये दो सेक्टर्स है कि जिसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ऑपरेशंस में हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो शायद ये दो सेक्टर्स है, और शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको याद होगा कि अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर was very strong when we were coming out of the pandemic. तो ये 2-3 सेक्टर्स है जिसमें डाउनग्रेड होने का चांस है, ऐसा लगता है मुझे। राइट। मैं आपके पोर्टफोलियोज को देख रहा था, मैंने देखा कि उसमें कॉपर केबल वायर्स की कंपनीज काफ़ी अच्छी पोजीशन है वहाँ पर भी। मैं पर्टिकुलर स्टॉक या होल्डिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है ओवर द इयर्स जो वायर एंड केबल्स का बिजनेस है और ये जो कैटेगरी है इंडिया में काफ़ी ग्रो कर गई है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज ब्रांड्स बन गई हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस आ रहा है उनको, और वो और दूसरे इलेक्ट्रिकल्स के सेगमेंट से भी उतर रही हैं। होम इम्प्रूवमेंट का पुश भी इनको मिला है, जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड इंडिया में देख रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस स्पेस को, केबल एंड वायर सेगमेंट्स को और होम इम्प्रूवमेंट वाले सेगमेंट को? मेरे ख्याल से ये जो दो ट्रिगर्स की आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट टेलविंड्स है मेरे ख्याल से। एक तो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ये तो काफी सारे सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, और यहाँ पे भी है। द ऑर्गेनाइज्ड, बेटर ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज विद बेटर ब्रांड्स आर विनिंग इन द मार्केट्स। स्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक मुझे याद है कि इवन सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स के हिसाब से बड़े कंपनीज को दे वर इन अ बेटर पोजीशन कंपेयर्ड टू देयर स्मॉलर लोकल राइवल्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा थीम है जिसका फायदा ये सब कंपनीज को होगा। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई बिलीव दैट होम बिल्डिंग विल बी अ वेरी वेरी बिग थीम इन द years to come. On a broader scale, you must have noticed that real estate, residential real estate, वो काफी साल, almost 7-8 साल, there was nothing that was happening, and you have seen over the last year or so there has been a big movement on that front. तो मेरे ख्याल से ये दो tailwinds है, unorganized to organized, and second is flip to the residential real estate sector. इसके वजह से prospects of I think these companies are fairly good from a medium to long term perspective. राइट। हर्षद, साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि इस साल आपको क्या लगता है कौन सी कमोडिटीज चल सकती हैं? हम एल्यूमिनियम, निकल, इनको आप देखें कि
स्टील भले लास्ट ईयर थोड़ा म्यूटेड रहा हो, लेकिन अब फिर से एक स्टील मेटल पैक में एक तेज़ी की एंटिसिपेशन भी है। ग्लोबली आप क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं जिसके चलते आप कमोडिटीज़ को अगर चूज़ करते हैं, और कौन सी पर्टिकुलरली इन कमोडिटीज़ आपको पसंद आती हैं? So at this stage, we are relatively more positive on the aluminum side rather than the steel side. Or commodities, view on commodities is always very difficult, particularly global commodities, क्योंकि इतने सारे factors रहते हैं demand supply factors से. But relatively aluminum is where we are relatively positive. Also हम लोग तो directly commodities में invest नहीं करते, we invest in stocks. और वो कंपनी से उनका नेचर भी चेंज होते रहते हैं. सो समझो कि एक कंपनी है जिसका पहले कमोडिटी हेवी फोकस था बिजनेस वाइज, बट मेनी ऑफ देम हैव गॉन इनटू नाउ प्रोसेसिंग. सो व्हेन वी एक्चुअली सिलेक्ट स्टॉक्स, वी लुक एट बोथ दीज एंगल्स. व्हाट इज आवर ब्रॉड व्यू ऑन कमोडिटीज, व्हिच इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू फॉर्म, बट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन दोज बिजनेसेस दैट वी एंड अप बाइंग. जी बिल्कुल. चलिए इस बीच एक बार देख भी लेते हैं मार्केट को. निफ्टी करीब 26 पॉइंट नीचे, तो 17,900 के साथ ये कुछ हद तक जो इंडेक्स है वो प्ले कर रहा है. और सेंसेक्स करीब 59,954 के आसपास. हाँ, बैंक्स पर आउट परफॉर्मेंस बरकरार है. हर्षद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टिपिकली जो इस तरह का सीज़न होता है जहाँ पर जैसे हमने शुरू में कहा कि मल्टीपल ट्रिगर्स होते हैं, बजट है, इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले सरकार की तरफ से जो सिग्नल्स हैं उसमें एटलीस्ट एक चीज़ तो तय है कि वो एक जो आम आदमी है या फिर वोटर है उसका मूड ख़राब करना नहीं चाहेगी, विच इफेक्टिवली मीन्स दैट बजट कुड बी अ मिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एंड पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स. अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कई बार मार्केट को अच्छी नहीं लगती हैं, और ऊपर से इंटरनेशनल क्यूज़. तो मार्केट इस समय जिस तरह से पॉइज्ड है, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? क्या आप कैश पर बैठने की सलाह दे रहे हैं? अगर हाँ तो कितना? थोड़ा बहुत क्या आपने प्रॉफिट टेकिंग किया है? कुछ कैश जैसे एज दे से कीप योर पाउडर ड्राई, आपने कुछ हद तक कैश प्रिजर्व करके रखा है टू बाय ऑन फॉल इस समय? नहीं, तो हम ऐसा डिलिबरेट कैश कॉल्स तो नहीं लेते हैं. और मुझे दिस इज द पॉइंट दैट आई हाईलाइटेड अर्लियर. See, we buy stocks, we don't buy the market. तो किसी तरह के मार्केट में आपने देखा होगा, शायद आपने स्टडी किया होगा, हमने भी अभी रिसेंटली नंबर्स देखे थे कि डिस्पर्शन ऑफ स्टॉक रिटर्न्स बहुत ज्यादा होता है किसी भी तरह के मार्केट में. तो हमारा फोकस हमेशा ज्यादा ऐसा रहता है कि बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल थिंग्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आवर फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के हिसाब से. तो हर तरह के मार्केट में विनर्स और लूजर्स रहता है. जैसे कि अब 2021 की बात करें, निफ्टी वाज अप 24%, एज यू नो. इफ यू लुक एट द टॉप 3 स्टॉक्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. निफ्टी में द टॉप परफॉर्मिंग 3 स्टॉक्स डिलीवर्ड 162, 98 and 85% return. Whereas when the Nifty was up 24%, there were also bottom 3 stocks, if you see, were down 21, 10 and 6%. तो हमारा फोकस हमेशा डिस्पर्शन ऑफ स्टॉक रिटर्न्स पे ज्यादा रहता है. आपकी बात बिल्कुल सही है कि इट इज नो लॉन्गर नो ब्रेनर, जैसा अप्रैल में जून 2020 में था. तो डेफिनेटली देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म योर व्यू एट द सेक्टोरल लेवल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम अ बॉटम अप पर्सपेक्टिव. वोलेटिलिटी तो रहेगा बिकॉज ऑफ द वेरियस ट्रिगर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट यू रिफर टू. बजट के हिसाब से मुझे उम्मीद है कि बजट इज नॉट टू डिसरप्टिव, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी हैज बीन रिकवरिंग नाइसली, ऑल्दो स्लाइटली अनइवनली. तो बहुत बड़ा धक्का नहीं आना चाहिए बजट में, देन वी शुड बी ओके. हर्षद, एक लास्ट क्वेश्चन आपका पूछूंगा मैं आपसे मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स के बारे में. हमने देखा है लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं लार्ज कैप यूनिवर्स के, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि या तो एट पार है या इनफैक्ट थोड़ा और प्रीमियम है. आपने कुछ अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशंस का एनालिसिस किया है इस यूनिवर्स के बारे में? क्या अर्निंग्स प्रॉमिसिंग लग रही हैं जो डिजर्व करें उस तरह का प्रीमियम, और क्या अर्निंग्स ग्रोथ रेट का ट्रैजेक्टरी यहाँ से
लार्ज कैप यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, या आपका क्या ओवरव्यू है उस स्पेस के लिए? तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आई हैव वेरी डिफरेंट टेक ऑन दैट कि बहुत बार हम लोग कंपेयर करते हैं निफ्टी अर्निंग्स और वैल्यूएशन वर्सेस लेट्स से मिड कैप इंडेक्स का अर्निंग्स और वैल्यूएशन। ये थोड़ा मिसलीडिंग है। उसकी वजह इसलिए कि आप कॉम्प्लेक्शन ऑफ निफ्टी और मिड कैप देखें, वो बहुत अलग है। जस्ट वन एग्जांपल, निफ्टी में फिनेंशियल्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, कंपेयर्ड टू दैट मिड कैप्स में उससे बहुत कम है। तो इसके लिए इफ यू कंपेयर द टू, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो मेरे हिसाब से आपको कंपेयर करना है मिड कैप और लार्ज कैप, वो विद इन द सेक्टर करना चाहिए। आप लार्ज कैप बैंक वर्सेस मिड कैप बैंक कंपेयर कर सकते हो, लार्ज कैप आईटी वर्सेस मिड कैप आईटी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप इंडेक्स के लेवल पे करते हो तो वो मिसलीडिंग है, और उसके लिए उससे जो कंक्लूजन्स आएंगी वो भी काफी मिसलीडिंग रहेगी। तो मेरे हिसाब से try to compare don't compare apples and oranges, try to look at it within the sector and then say. The other point I would like to make is, ऐसा परसेप्शन बहुत लोगों का होता है कि मिड कैप हमेशा लार्ज कैप के डिस्काउंट में ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि देयर आर मेनी मिड कैप कंपनीज विच आर एक्चुअली लीडिंग कंपनीज इन व्हाट दे डू। और हमने बहुत देखा है, हर एक सेक्टर में देखा है दैट इफ द कंपनी इज डिलीवरिंग वेल, मिड कैप कंपनी, it continues to trade at a premium to the corresponding large cap. तो ये जो मिसकंसेप्शंस है मिड कैप्स एंड लार्ज कैप में, वो दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद, आज हमसे